नीला चांद उपन्यास डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का तीसरा उपन्यास है। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ 1988 में। और हमने जैसा कि अभी बात की कि नीला चांद उपन्यास को 3 पुरस्कार मिले। कौन कौन से? 1991 में साहित्य अकादमी, 1992 में शारदा सम्मान और 1993 में व्यास सम्मान। ठीक है, और नीला चांद जो उपन्यास है मध्ययुगीन काशी का विस्तृत फलक नीला चांद उपन्यास में आप देख सकते हैं। तो नीला चांद ना तो धर्म उपदेश है और ना ही अखबार का एक पन्ना। इस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर नीला चांद में क्या वर्णित है। शिव प्रसाद सिंह जी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1928 को। शिव प्रसाद जी का जन्म होता है जलालपुर जमनिया बनारस में। और शिव प्रसाद सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1953 में एमए हिंदी किया और 1957 में पीएचडी की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही अध्यापक नियुक्त हुए और उसी प्रोफेसर और उसके विभागाध्यक्ष भी हुए। तो ये शिक्षा जगत के जाने माने हस्ताक्षर थे। साहित्य की दुनिया में उतना ही ऊंचा स्थान इनका था। इनकी अन्य पुस्तकों की बात करें तो संपूर्ण कहानियां अंधकूप नाम के उसमें संग्रह है और एक यात्रा सतह के नीचे भाग 2 कहानियों का है और अमृता भाग 3। ठीक है, अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, शैलूस, मंजूषिमा, औरत, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, ये इनके उपन्यास हैं। ठीक है, मानसी गंगा, किसको नमन करूं, ये संपूर्ण निबंधों का खंड है। उत्तर योगी महर्षि श्री अरविंद की जीवनी इन्होंने लिखी। कीर्तिलता और अवहट भाषा विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन और आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि उपन्यास नीला चांद उपन्यास की। तो उसके कथानक को पहले देखते हुए चलेंगे, उससे बाकी चीजें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। तो नीला चांद 1988 में प्रकाशित हुआ। इनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा गया नीला चांद को। नीला चांद के माध्यम से शिव प्रसाद सिंह ने कहा कि ये काशी त्रयी का ये दूसरा उपन्यास जो मध्यकालीन काशी पर लिखा गया। काशी त्रयी क्यों कहा गया कि इन पर उन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं काशी पर। ठीक है, तो ये जो उपन्यास था काशी त्रयी का दूसरा उपन्यास जो था ये मध्यकालीन काशी पर। नीला चांद किसकी कथा कहता है? मध्यकालीन काशी को दिखाया गया। इसमें इतिहास का आ जाना कहते हैं स्वाभाविक है। शिव प्रसाद जी का कथन आता है कि काशी के अतीत में जाना हो तो इतिहास से किनारा कसी क्या संभव और कैसे है। ये इनका कथन है कि अगर काशी के अतीत को आप जानना चाहते हैं तो इतिहास से किनारा नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप इतिहास के क्षितिज पर नीला चांद उदित हुआ और उसने सामान्य पाठकों से लेकर विद्वान समीक्षकों तक मोहित किया। इसीलिए साहित्य अकादमी, शारदा सम्मान और व्यास सम्मान जैसे पुरस्कारों से इसको सम्मानित भी किया गया। तो काशी त्रयी जो इनके उपन्यास 3 उपन्यास है काशी पर, जिसको जो काशी त्रयी के नाम से जाने गए, इनका उद्देश्य क्या है कि काशी का सांस्कृतिक चित्रण प्रस्तुत करना था। नीला चांद जो था सिर्फ मध्यकालीन काशी यह विदेशी आक्रांताओं के पर्व की काशी के ऐतिहासिक वृत्त को लेकर लिखी गई कृति है और स्वयं उपन्यासकार ने सिर्फ 1 मिनट भूमिका में लिखा है। ये भूमिका में ये कथन आता है कि मैं मध्यकाल की काशी देखना चाहता था जो विदेशी आक्रांताओं के पहले थी। मुझे तद अनुरूप किसी ऐसे समय को ढूंढना था जिसने त्रिकंटक को भी हिला दिया हो, जहां धगत धगत ज्वलम के भीतर नंदीश्वर के ज्योतिर्लिंग ने विशाल स्तंभ की तरह धरा और आकाश को जोड़ दिया हो। वह समय मिल गया जब कर्ण कलचुरी ने देववर्मा चंदेल की हत्या की, पूरी जुझौती रौंद कर कर्ण मेरु प्रसाद में अपने चारणों द्वारा बनाई गई बिरुदावली सुनी, यानी काला काल जराधिपति कालंजर अधिपति का काल। गाहड़वाल कर्ण के पिता गांगेय दत्त के जमाने से ही मन महसूस कर रह गए, क्योंकि उन्होंने आवश्यक अश्वों और आरोहियों से अपने को सज्जित नहीं किया था। लक्ष्मी कर्ण अपने पिता की तरह गाहड़ वालों को मामूली सामंत मानकर हमेशा दबाए रखा।
उस समय की काशी यानी ईस्वी 1060 की काशी का चित्रण यहाँ पर इन्होंने शिव प्रसाद जी ने किया है। जो ये बात वो कहते हैं इसकी, इस उपन्यास की भूमिका में ये बात वो कहते हैं। तो नीला चांद उपन्यास का मुख्य पात्र जो है कीरत यानी कीर्ति वर्मा जिसका नाम होता है। पात्रों को नोट डाउन करते चलिएगा या तो इसमें अंडरलाइन करेंगे। कीरत यानी कीर्ति वर्मा जो था चंदेल सम्राट विद्याधर के पौत्र विजयपाल का बेटा और देव वर्मा का छोटा भाई है। जुझौती आज का जो बुंदेलखंड है उस पर चंदेलों ने लगभग 750 वर्ष राज्य किया। ठीक है। और चंदेलों का जो इतिहास है, चंदेलों का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। विद्याधर अपने कर्तव्य के कारण संपूर्ण उत्तरापथ पर छा गए, परंतु उनका जो पौत्र देववर्मा है उनकी परंपरा को न चला सका। वह प्रशासन से उदासीन था। तटस्थता और सह अस्तित्व उनकी राजनीति के मूलाधार थे और उसका मानना था कि यदि मैं किसी दूसरे राज्य की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता तो मेरे राज्य की सीमा का भी अतिक्रमण कोई नहीं करेगा। अतः उसने अपने राज्य की सीमाओं को असुरक्षित छोड़ दिया था। परिणाम उसका यह हुआ कि विद्याधर ने जिस गांगेय देव को, ये दोनों नाम नोट डाउन करिए, पात्र हैं, को अपना दास बना लिया था, उसी के पुत्र कलचुरी ने ध्यानस्थ देववर्मा की हत्या कर दी। कीरत के ही शब्दों में, कीरत का कथन आता है इसी उपन्यास में कि मेरे भ्राता की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वे 10 वर्षों तक प्रजा से कटे रहे। उन्होंने गांव, पुर, नगर, जंगल, उद्यान, नदी, नाले सबसे अपना संबंध तोड़ लिया। ऐसे निष्क्रिय राजा की प्रजा यदि स्वयं हत्या कर देती है, राजा की प्रजा यदि स्वयं हत्या कर देती तो मुझे आश्चर्य न होता। ये कीर्त वर्मा का अपने भाई के प्रति कथन आता है। तो कहते हैं जिस राज्य का शासक गुप्तचरों से मिलने के लिए समय ही नहीं निकाल पाता उसे तो पराजित होना ही था। उसकी पत्नी ही सवाल किया करती थी, क्या ये आवश्यक है कि राजगद्दी पर ज्येष्ठ व्यक्ति का अयोग्य पुत्र ही बैठे? उसे देववर्मा की नियति पता थी, उसकी पत्नी को, इसलिए वह बार बार कीरत को यानी कीर्तिवर्मा को शासन हाथ में लेने के लिए कहती रही। कीरत को उसने पुत्र की ममता से पाला था। जुझैती के लिए वही एक आशा का केंद्र था। जुझैती उस जगह का नाम, ठीक है। कल्याण का सेतु था वो कीर्तिवर्मा, अमावस्या का चंद्र था कीर्तिवर्मा। परंतु बड़े भाई के होते हुए भी राजगद्दी पर बैठने का अनार कार्य कीरत कैसे कर पाता? अतः वह भाभी जी की अनुमति लेकर उत्तरापथ की यात्रा की ओर चल देता है। ठीक है। और देश बदलकर संपूर्ण उत्तरापथ के विभिन्न प्रांतों में, नगरों में घूमता है। उद्धांट में उसे खबर मिलती है कि जुझौती आग की लपटों में है और वह तुरंत जुझौती पहुंचता है। कीरत ने जब जुझौती में कदम रखा तो उसके स्वागत के लिए अनेक कठिनाइयां तैयार थी। देववर्मा की हत्या हो चुकी थी, उनके शव के साथ भाभी जो सती हो गई थी उसकी। खजुराहो जो था आग की लपटों में था। कर्ण की सेना हाहाकार मचा रही थी। कीरत हताश होकर सब देख रहा था। उस स्थिति में चंदेलों के सेनापति गोपाल भट्ट ने अपने रक्त से कीरत का राज्याभिषेक किया। ठीक है। और कीरत का राज्याभिषेक किया। कीरत के पास इतना सैन्य सामर्थ्य नहीं था कि वह तुरंत शत्रु पर आक्रमण करते। उसे थोड़ा समय चाहिए था। कल की विजय के लिए वो आज पीछे हटना उसके लिए जरूरी था। अतः उसने कुछ दिन तक छिप कर रहना आवश्यक समझा। शत्रु से बचने का सबसे उत्तम स्थान वही है जहां शत्रु का निवास हो। इसलिए कुछ साथियों के साथ वह कर्ण की राजधानी काशी की ओर बढ़ता है। ठीक है। फिर कथानक आगे बढ़ता है। कीरत काशी में गहरवाल आर रज्जु की मदद से छद्म वेश में एक पांथशाला में रुकता है। पांथशाला काशी के दूसरे राजा गहरवाल चंद्रदेव की थी और गहरवालों को कर्ण के पिता गांगे दत्त के समय से ही मामूली सामंत का जीवन जीना पड़ रहा था। अब चंदेलों का और गहरवालों का एक ही शत्रु था, लक्ष्मी कर्ण अर्थात कर्ण कलचुरी। वो दोनों का शत्रु बन चुका था। कीरत जानता था कि अहिंसा शत्रु से घिरे व्यक्ति के लिए नहीं है,
वो सवाल करता है। फिर कीरत का एक कथन आता है, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि धोखा मत दो, पर क्या ये भी कहीं लिखा है कि आक्रांता के हमले की प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने सैन्य शक्ति को खंडसा होने के लिए बर्बरों के सामने झोंक देना चाहिए? क्या ये रणनीति नहीं है कि आक्रामक को चढ़ाई करने का अवसर देने के पहले उस पर, उसकी राजधानी पर, उसके सैनिक ठिकानों पर सीधे टूट पड़ना चाहिए? ये कीरत प्रश्न करता है। काशी में कीरत और उसके साथी नाम और वेश बदल कर रह रहे थे, परंतु काशी जन पर कर्ण द्वारा होने वाले अत्याचारों को देखकर कीरत अधिक दिन तक छिपकर नहीं रह पाता। उसको सामने आना ही पड़ता है। उसका अमात्य अनंत रणनीति के तहत कर्ण के दरबार में अंतु सिंह नाम धारण कर सेनापति के पद संभाल लेता है और वहां की खबरें कीरत तक पहुंचने लगती हैं। दूसरा सहकारी जो कृष्ण मिश्र होता है, उसका काशी की जनता में जाकर उनकी भावनाओं को कीरत तक पहुंचाने लगा। ठीक है। चंद्रदेव गाहिड़वाल का पौत्र युवराज गोविंद आर्य रज्जु भी उसकी मदद के लिए आगे आता है। अतः कीरत अपने संघर्ष की रणनीति में खुद जुट जाता है, रणनीति बनाने में जुट जाता है। काशी में दो राजा थे अब, एक कर्ण और दूसरा गाहिड़वाल चंद्रदेव। गांगे दत्त से गाहिड़वालों ने कभी संधि की थी, इसलिए दोनों राजाओं की राजधानी काशी बनी थी। परंतु कर्ण ने गाहिड़वालों का जीना मुश्किल कर रखा था। वे अपने रक्षण कर पाने में असमर्थ थे, अपना रक्षण कर पाने में असमर्थ थे और कीरत की मदद क्या कर पाते। उनकी प्रजा दुख और दरिद्रता में जीवन जी रही थी। गरीब गब्बर नट को कलचुरी सैनिक बार बार प्रताड़ित करते हैं और कर्ण का समर्थक जो विनायक भट्ट गाहिड़वालों में आस्था रखने वाले बलदेव ओझा का बार बार अपमान करता है। गुआल पल्ली भी दो भागों में बट गई थी। ये सारी जगहें के नाम आते हैं। और उत्तर पट्टी वाले कर्ण के साथ थे, इसलिए आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न थे। दक्षिण पट्टी वाले जो थे वो गुआल भूख से मर जाएंगे पर नृपति चंद्रदेव का साथ नहीं छोड़ेंगे, इस विचारधारा के थे। कर्ण के अत्याचारों के कारण काशी के व्यापारी भी दुखी थे। विग्रहपाल के मुंह से कर्ण का नाम सुनते ही काशी का प्रसिद्ध तंतुबाय रूपचंद्र क्रोध में कहता है, रूपचंद्र का कथन आता है कि कर्णदेव राजा नहीं राक्षस है। उसके नायक घोड़ों से आते हैं और तंतुवायों की पूजी साटियां और काशी कुतकम लूट कर ले जाते हैं। कर्ण के सैनिकों का नाम सुनते ही वैश्विक वीथिका में घबराहट निर्माण हो जाती है, यानी घबराहट होने लगती है। कला नेत्री सुनंदा आत्महत्या कर लेती है अगर कीरत उसकी इज्जत न बचाता। इतना ही नहीं, मंदिरों के पुजारी साधु आदि भी कर्ण के अन्याय अत्याचार से मुक्त नहीं थे। कर्ण अपने शत्रुओं को खोजने नंदीश्वर को घेरा डालता है। नंदीश्वर में उसका सेनापति गजदंत कलचुरी पुजारी को रक्तपात की धमकी देता है। फिर महायोगिनी शीला पर उल्टा विद्याधर की रखैल होने का आरोप लगता है। एक नहीं अनेक घटनाएं, अनेक प्रसंग जो होते हैं जो कर्ण के विपरीत थे, कर्ण के विपक्ष में थे। तो कर्ण का तो सिद्धांत था, वो कहता है कि राजकाज युधिष्ठिर बनकर नहीं चलाए जाते हैं, सुयोधन बनकर चलाए जाते हैं। जब जो इस विचारधारा से, यानी जो सुयोधन यानी दुर्योधन बनकर राजकाज चलाएगा, उसका राज कैसा होगा, उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी, इसी की कल्पना आप कर सकते हैं। ऐसे में कहते हैं न्याय की अपेक्षा रखना ही गलत बात थी। नृपति चंद्रदेव कमजोर थे, दुर्बल थे। प्रजा कर्ण के खिलाफ खून का घूंट पीकर रह जाती थी। और उस समय काशी में अन्याय अत्याचार आतंक अपनी चरम सीमा पर था। तंत्र मंत्र के नाम पर नैतिक अनाचारों में जनता और सैनिक लिप्त थे। अपनी साधना के लिए वज्रयानी सुंदर युवतियों का अपहरण कर लेते थे। नृपति चंद्र के आश्रय में पल रही प्रतिहार सोमेश्वर देव की पुत्री गोमती का भी अपहरण किया गया था और उसे तो कीरत बचा लेता है, परंतु सबकी रक्षा उसके बस की बात नहीं थी। उधर शंकुधारा के तट पर अवस्थित विशाल शाक्त मठ में कापालिकों के अनाचार चलते रहे। वहां भैरव भैरवैया आकर मदिरा मांस का सेवन करते हुए चक्रार्चन में भाग लेते थे। यायावर वृत्ति के कृष्ण मिश्र जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी रक्षा हेतु तो कीरत को सामने आना पड़ता है। कीरत के हाथों कर्ण का एक सेना नायक भी मारा जाता है। कर्ण अपने अज्ञात उधर, यानी कि अपने
उधर जब उसका सेना नायक मारा जाता है तो जैजाक में कीरत का सेनापति गोपाल भट्ट जो होता है अपनी पूरी शक्ति लगाकर कलचुरी सेना से लड़ता है। कर्ण की सेना कालंजर सहित 8 दुर्गों को घेरा डालकर लड़ रही थी, परंतु उन्हें यश नहीं मिल रहा था। कर्ण चक्रवर्ती राजा बनने की उसको जल्दी थी कि हम चक्रवर्ती राजा बन जाएं। आने वाली शिवरात्रि तक वह सप्तम चक्रवर्ती की घोषणा करने वाला था। उनके अधीनस्थ राजा सामंत सभी को काशी में आमंत्रित किया जाने वाला था। उससे पहले हर हालत में कर्ण कालंजर को जीतना चाहता था, परंतु गोपाल भट्ट ने उसके सारे मंसूबे ध्वस्त कर दिए। उसकी बहुचर्चित आत्मघाती सेना को सेनापति गोपाल भट्ट ने ऐसे रौंदा कि उसे भागने का मौका नहीं मिला। कई अश्व और अस्त्र हाथ लगे। जुझौती की प्रजा को लेकर वह शत्रु से लड़ रहा था। उसका तो स्वप्न था कि हम केवल जुझौती को शत्रुविहीन ही नहीं करेंगे, बल्कि राज राजेश्वर विद्याधर के साम्राज्य में सम्मिलित पूरे क्षेत्र पर भगवा ध्वज लहराएंगे। ठीक है, उसका यही सपना था। माँ शीलभद्रा बसंत पंचमी के दिन पंचमी पर आने वाला अपना जन्मदिन हर साल काशी में मनाती थी। इस बार भी वह काशी पहुंचती है, परंतु कर्ण का चाटुकार विनायक भट्ट उसे अपमानित करता है, चरित्रहीन होने का उन्हें आरोप लगाता है। विनायक के साथ आए भाड़े के टट्टू भी श्री माँ को पत्थर मारते हैं और श्री माँ मूर्छित उनकी रक्षा के लिए खड़े आर रज्जु की कर्ण का सेनापति अश्वगंध हत्या करता है। छिपा हुआ कीरत संतप्त होकर प्रचंड पर सवार होकर अश्वगंध पर आक्रमण करता है। करालेद्र के एक ही वार में अश्वगंध मारा जाता है। कर्ण संतप्त होकर केदारेश्वर घाट पहुंचता है और श्री माँ के शव को बंधु बांधवहीन घोषित करके गंगा में फेंकने की धमकी देता है, परंतु श्री माँ पर प्रेम करने वाली जनता का क्रोध देखकर उसको पीछे हटना पड़ता है। इस घटना से कीरत का कर्ण के खिलाफ संघर्ष शुरू हो जाता है। देवदासी जो होती है मीनाक्षी की रक्षा करते समय कर्ण का प्रिय दामाद जात वर्मन कीरत के हाथ लग जाता है और कर्ण का जो दूसरा दामाद है विग्रहपाल के कहने पर कीरत जात वर्मन की मुक्तता कर देता है, परंतु जात वर्मन के कर्णमेरु पहुंचते ही कर्ण ने गाहड़वाल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कीरत इसके लिए तैयार ही था। कीरत ने बब्बर नट के कबीले की सहायता से जहरीले बाणों से कर्ण की सेना को तहस नहस कर दिया और कर्ण को भी बंदी बना लिया। उधर कला नेत्री सुनंदा को बचाते समय कीरत ने कर्ण के पुत्र यश कर्ण को भी बंदी बना लिया। चंद्रदेव ने स्वप्न में भी नहीं देखा था कि उसका शत्रु उसके कारागाह में बंदी के रूप में रात काटेगा, लेकिन कीरत के कारण ये सब कुछ संभव होता है। कीरत चाहता तो कर्ण का वध कर सकता था, पर विद्याधर का पौत्र अनार आचरण कैसे करेगा। वो कहता है, कथन आता है फिर कीरत का, मुझे उनका वध नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने बाहर से जो अतिथि आमंत्रित किए थे वे कहते थे कि विद्याधर के पौत्र ने अनार आचरण किया है, उसने अपने पिता माँ को भी ताक पर रख दिया है। अतः कीरत ने शिवरात्रि के पूर्व कर्ण को मुक्त कर दिया, परंतु शत्रु शत्रु है। अतः चक्रवर्ती की घोषणा के लिए आयोजित उत्सव में कीरत दूर से ही ऐसे बाण चलाता है कि उसका बहुमूल्य मुकुट 4 खंड में विखंडित हो जाता है। अपने अतिथियों के सामने कर्ण ये अपमान सह नहीं पाया और उसने जुझौती पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया, परंतु कीरत भी अंतिम संघर्ष के लिए तैयार था। अब उसके पास पर्याप्त सेना थी, उसके साथ गोपाल भट्ट, अनंत, सूरजगोण, बब्बर नट तमाम जो और जुझौती की प्रजा भी उसके साथ थी। चारों ओर से कलचुरी सेना पर चंदेल सेना ने आक्रमण किया और कर्ण और उसके यश कर्ण को भागने के लिए रास्ता नहीं मिला। जैसे तैसे भागने में वे सब सफल होते हैं और कीरत उनका पीछा करता है। उसने भागते बाप बेटों पर बाण चलाया, कर्ण की पीठ में बाण घुसता है और यश कर्ण गिर पड़ा। यश कर्ण भी गिर पड़ता है और पूर्व वचन के अनुसार कीरत ने उन दोनों को चालुक नरेश सोमेश्वर को सौंप दिया। कर्ण कलचुरी से जुझौती मुक्त होती है। कीरत का संघर्ष सफल होता है। कीरत के संघर्ष में प्रजा का बल भी देखने को मिलता है। सामंत शाही में राजा की हार जीत से प्रजा को कोई लेना देना नहीं होता।
परंतु चंदेल सम्राट ने प्रजा के साथ इस प्रकार का रिश्ता स्थापित किया था कि प्रजा को राजा की लड़ाई अपनी लड़ाई लगती थी। राजा प्रजा की नींद सोता है, प्रजा की नींद जागता है। किरत आदिवासी प्रजा की देवी को अपनी कुल देवता मानता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है इसमें, इस उपन्यास के संदर्भ में नोट डाउन कर लीजिएगा। किरत सामंत होकर भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये उनका कथन है। किरत अच्छी तरह से जानता है कि राजा का आकर्षण भूमि से नहीं प्रजा से जुड़ना होता है। तुम्हारी अपनी प्रजा तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। प्रजा का दुख राजा ने अपना दुख समझा था। राजा पर मर मिटने वाली प्रजा थी। तो किरत की संघर्ष गाथा का दूसरा नाम है दृढ़ इच्छा शक्ति। यानी उसके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, तभी वो ये विजय प्राप्त कर पाया। किरत के मन में ये इच्छा शक्ति जगाने का काम भी माँ करती थी। माँ का स्पर्श आंतरिकता में खोई इच्छा शक्ति को जगाने का काम करती है, और ये इच्छा शक्ति इन पात्रों में अकेले लड़ने का संकल्प निर्माण करती है, और उन्हें पता है कि जिसके अंदर जागृत प्रबल इच्छा शक्ति है वह देवता का प्रतिनिधि हो रहा है। इसीलिए किरत का एक और कथन आता है इसमें, कहते हैं कि मैंने 27 वर्षों की इस लंबी आयु में बार बार देखा है कि संकट में न भगवान का नाम जब काम करता है, न ग्रह विरोधी अंगूठियों से कुछ सिद्ध होता है, न तो रुद्राक्ष की स्फटिक मालाएं सहायक होती है, न तो तंत्र मंत्र कुछ बदल पाते हैं, न तो बाबा सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद कवच बन पाता है। बस सहायक केवल एक ही वस्तु होती है, वह है इच्छा शक्ति की दृढ़ता, जो लेखक यहाँ दिखाना चाहते हैं इस उपन्यास के माध्यम से कि किरत में इच्छा शक्ति थी, उसको दृढ़ता थी, तो उसने वो काम किया। अब इतनी बड़ी सेना ना होने के बावजूद भी वह अंधकार में चपलता बनकर छलकती है इच्छा शक्ति। धनुष में वेद को चीरने के लिए झुकती है, मारवी में टंकार के लिए मचलती है। मैं उसी शक्ति का उपासक हूँ जो बाहर नहीं मेरे भीतर है, अगाध अतल में प्रभावित हो रही है। यही दृढ़ इच्छा शक्ति उसका कवच है। कृति के अंत में सारी अदृश्य शक्तियों को लेकर एक बार फिर अंतिम रूप में दृढ़ अविश्वास के जरिए आधुनिक दृष्टि का उद्घोष शिव प्रसाद सिंह जी ने किया है, और नीला चांद आम को भी अमोघ इच्छा शक्ति के साथ जोड़कर नीला चांद को व्याख्यायित कर दिया है। एक लास्ट में ये कथन आता है, इसका इम्पोर्टेंट कथन है, बेटे जैसे हर व्यक्ति के अंदर एक आंगन होता है, एक तुलसी चौरा होता है, वैसे ही सबके छोटे मोटे आकाश में एक नीला चांद भी होता है। ढकोसलों से नहीं, नियति को जानने वाले दंभिकों की भविष्यवाणियों से नहीं, तो खुद कालिमा में डूबकर अपने मन के आंगन में जगमगाता नीला चांद देख लेगा। उसका नाम है अमोघ इच्छा शक्ति। ठीक है, तो इस अमोघ इच्छा शक्ति को ही दर्शाने का काम इस उपन्यास में शिव प्रसाद जी ने किया। किंतु कहते यह सब भी एक महासाध्वी करती है, माँ शीलभद्रा जो थी। तो क्या उस जमाने में भी ऐसी आधुनिक दृष्टि संपन्न साधु साध्वियां हुआ करते थे, और तब भी श्री माँ की जागृत साधना को किस रूप में आंका जाए। इस प्रकार प्रस्तुत कृति में या उपन्यास में आधुनिकता के स्वर अंतरतर फूटते ही रहते हैं। आधुनिकता का भी समावेश है इस उपन्यास में। वे बाहर से थोपे नहीं गए हैं, उनकी रचनात्मकता कुछ एक अनिवार्य सीमाओं के बावजूद एक सशक्त सृजनात्मकता का उदाहरण है शिव प्रसाद सिंह की ये रचनात्मकता। ठीक है, तो ये संपूर्ण कथानक था नीला चांद उपन्यास का, और उम्मीद करते हैं इस कथानक को पढ़ने के बाद आप लोग को इसका जो कथा है उपन्यास की कथानक आप तक उसके कुछ बिंदु पहुंचे होंगे जरूर, जिससे आप इस उपन्यास से संबंधित कोई भी तथ्य अगर आता है तो आप उसको परीक्षा में कर पाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।